नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। सिंगापुर में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच ऐतिहासिक वार्ता जारी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच करीब 50 मिनट चली पहले दौर की बातचीत। दोनों नेताओं ने बातचीत को बताया संतोषजनक। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एम्स मेला जारी। कुछ देर में जारी होगा स्वास्थ्य बुलेटिन। जांच में यूरिन इन्फेक्शन का चला पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अस्पताल जाकर जाना हाल। प्रवर्तन निदेशालय के सामने आज फिर पेश होंगे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम। एयरसेल मैक्सिस मामले में दूसरे दौर की होगी पूछताछ। 5 जून को ईडी की टीम ने 6.5 घंटे तक की थी पूछताछ। आरएसएस मानहानि मामले में आज भिवंडी की अदालत में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। आरोप तय कर सकती है अदालत। 2014 में दिए भाषण को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा। आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ने का दिया था बयान। और भारत ने कहा कि अपराधियों के लिए पनाहगाह न बने ब्रिटेन। आतंकवाद रोधी विभाग की मंत्री बेरोंस विलियम्स को भारत का संदेश। पीएनबी धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के ब्रिटेन में होने की पुष्टि। खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में यहां पे उनका इलाज किया जा रहा है। एम्स की ओर से ताज़ा मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाना है। इससे पहले सोमवार रात 11:15 बजे एम्स ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी। आपको बता दें कि एम्स ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर है। एम्स ने यह बताया कि किडनी संबंधी शिकायत के बाद उन्हें एम्स लाया गया था, जिसके बाद जांच में यूरिन इन्फेक्शन का पता चला। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है और इलाज चल रहा है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। वो वहां करीब 50 मिनट रहे। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों और उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी एम्स जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत के बारे में जानकारी ली। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का हाल जानने एम्स पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एम्स जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत का हाल जाना। अभी मेडिकल बुलेटिन जारी हो चुका है, उसमें आपको डिटेल सारी मिल रही हैं। उनके यूरिन के अंदर इन्फेक्शन था, उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट की गई है। अभी रात भर वो रुकेंगे और कल स्वस्थ होके घर जाएंगे। जी ये कंफर्म है, कल चले जाएंगे? हाँ, मुझे तो पूरा आशा लगती है। सर तबीयत ठीक है? चिंता है? हाँ तबीयत ठीक है, चिंता की बात नहीं है। हम लोग बहुत घंटों थे, हम लोग ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं। और ताज़ा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता नव विक्रम का। नव विक्रम, अभी लेटेस्ट जो मेडिकल बुलेटिन है उसे जारी किया जाना बाकी है, लेकिन इस बीच क्या अपडेट है? जी अमृता, करीब 11 बजे के आसपास मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अटल जी की हालत जो है अभी स्थिर है और उसमें आज उन्हें यहां से भेजा जा सकता है कृष्णा मेनन मार्ग। एक और बात बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता रहे हों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रहे हों, वो यहां आए थे। इसी कड़ी में आज भी यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ सकते हैं थोड़ी देर बाद, ये खबर आ रही है। इसके अलावा भी कई नेता, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो हैं उनके आने की उम्मीद है। तो जो यहाँ पर बड़े नेता हैं उनका आना जारी है। साथ ही यहाँ पर जो
अटल जी के जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, जो अटल जी के समर्थक हैं, वो भी काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो अमृता, आपको लेटेस्ट अपडेट यही बताना चाहेंगे कि 11 बजे के आसपास जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा एम्स की ओर से, तभी पता चलेगा कि हालत में कितना सुधार हुआ है और अटल जी को आज यहां से ले जाया जाता है उनके आवास पर या नहीं। जी अमृता। जी नवविक्रम, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए शुक्रिया। और अब खबर अमेरिका और उत्तर कोरिया की शिखर वार्ता की। सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन के बीच बातचीत जारी है। पहले दौर की बातचीत करीब 50 मिनट चली, जिसमें दोनों नेता सिर्फ अनुवादकों की मौजूदगी में मिले। दोनों नेताओं ने बातचीत को संतोषजनक बताया है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे। उन्होंने कहा कि पुराने मतभेदों को भुलाकर अब हम आगे आ चुके हैं। वहीं किम जोंग ने कहा कि तमाम बाधाओं को दूर कर हमारी मुलाकात हुई है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। ये बैठक सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप में कैपेला रिजॉर्ट में स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह करीब 6:30 बजे शुरू हुई। बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन ने कैपेला रिजॉर्ट में एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हंसकर बात की। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता फिलहाल जारी है। और इससे पहले दुनिया ने वो तस्वीरें देखी जिसका लंबे अरसे से इंतजार था। कड़ी सुरक्षा के बीच सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन मिले। मुलाकात को लेकर दोनों नेताओं में गर्मजोशी देखने को मिली। वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मुलाकात की ये तस्वीर इस सदी की सबसे चर्चित तस्वीर में बदल गई। दोनों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। करीब 7 दशक बाद ये पहला मौका रहा जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई शासक के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले ही पूरे सेंटोसा द्वीप को किले में तब्दील कर दिया गया। 1950-53 में हुए कोरियाई युद्ध के बाद से अब तक अमेरिका और उत्तर कोरिया के नेता कभी नहीं मिले और न ही फोन पर बात की। ट्रंप और किम जोंग उन रविवार को ही सिंगापुर पहुंचे और ऐतिहासिक मुलाकात से पहले दोनों नेताओं ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिएन लुंग से मुलाकात की। वार्ता को सफल बनाने के लिए सिंगापुर में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच मुलाकातों का दौर भी जारी रहा। इस शिखर वार्ता पर सिंगापुर 20 मिलियन सिंगापुर डॉलर यानी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर रहा है। इस रकम में से आधा सिर्फ सुरक्षा मद में खर्च किया जा रहा है। सिंगापुर उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके अमेरिका और उत्तर कोरिया दोनों के साथ राजनयिक संबंध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मुलाकात से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से करीब 40 मिनट फोन पर बात की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने दोनों नेताओं की मुलाकात को एक सार्थक पहल बताते हुए कहा कि दोनों ही नेता तनाव को दूर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों का ही मकसद शांति स्थापित करना होना चाहिए। और यकीनन इस ऐतिहासिक मुलाकात पर और के नतीजे क्या निकलेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एस.टी. मुनी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, जुड़े हैं राज्यसभा टीवी के साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही राज्यसभा टीवी के विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एस.डी. मुनी सर, आपका रुख करना चाहूंगी। ऐतिहासिक मुलाकात ये है, पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के शासक की मुलाकात दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से, शांति के लिहाज से और जो परमाणु निरस्तीकरण की बात अमेरिका लगातार कर रहा है उस लिहाज से काफ़ी अहम है। कितनी उम्मीदें, चूंकि पहला राउंड हो चुका है, इस मुलाकात से हम करें? उम्मीदें बहुत है, क्योंकि पहले राउंड के जो संदेश आए हैं वो बहुत
सकारात्मक हैं। जी दोनों नेताओं ने कहा है कि बहुत सफल बातचीत उनकी हुई है और आगे के संबंध उनके बहुत अच्छे होंगे। इसलिए हमें आशा करनी चाहिए कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। जी अब आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो मापदंड है वो ये होगा कि अमेरिका कहाँ तक आगे जाने को तैयार है नॉर्थ कोरिया को सुरक्षा प्रदान करने के हिसाब से और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के हिसाब से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने एक पहला छोटा कदम ले लिया है। उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर टनल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट को बंद कर दिया है और कुछ अमेरिकन प्रिजनर्स जो पुराने थे उनको भी वापस लौटा दिया है। अब सैंक्शंस को कम करने में अमेरिका क्या करेगा और किस तरह की सुरक्षा के आश्वासन अमेरिका कोरिया को दे पाएगा, ये बात हमको जब कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट आएगा इन लोगों की जो बातचीत अभी चल रही है डेलीगेशन के लेवल पे, तब वो स्पष्ट होगा कि उसकी दिशा क्या है। लेकिन आशा ये करनी चाहिए कि दिशा सकारात्मक रहेगी और तीनों क्षेत्रों में, चाहे वो न्यूक्लियराइजेशन हो नॉर्थ कोरिया का, चाहे वो सैंक्शंस को हटाने की बात और इकोनॉमिक असिस्टेंस देने की बात हो, चाहे पीस की बात हो, क्योंकि पीस देखिए अभी तक टेक्निकल रूप से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में युद्ध है जी। और 1953 में लड़ाई बंद हो गई लेकिन शांति संधि नहीं हुई है। तो सबसे पहला कदम अमेरिका की तरफ से ये होना चाहिए कि शांति संधि को ऑफर करें और कहे कि चले पहले युद्ध को समाप्त करें, फिर आगे किस तरह से पुनर्निर्माण करना है उसकी बात होगी। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। अखिलेश सुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, जैसा कि एसडी मुनि सर ने भी कहा कि अमेरिका सुरक्षा का क्या आश्वासन देता है। कल वार्ता शुरू होने से पहले भी अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान आया कि अगर उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण की तरफ आगे बढ़ता है, उसे करता है, तो अमेरिका सुरक्षा की प्रतिबद्धता उत्तर कोरिया के लिए जताएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया हमेशा ये बात कहता रहा है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा, जबकि अमेरिका चाहता है कि वो पूरी तरह से परमाणु हथियार अपने खत्म करे। कितना आसान होगा बीच का रास्ता निकालना? देखिए, उत्तर कोरिया को इस बात का डर है, जिस तरीके से लीबिया के साथ हुआ, जिस तरीके से इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, तो लीबिया के साथ तो भी ऐसे ही हुआ कि जैसे शांति की बात हुई और उसके बाद लीबिया में गद्दाफी ख़त्म हुए। तो उत्तर कोरिया के शासक जो किम जोंग उन हैं, उनके सामने निश्चित तौर पे ये भय है। लेकिन जिस तरीके का वातावरण अभी पूरे दुनिया में है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है, उसमें लगता है कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रति अमेरिका गंभीर है। और अमेरिका न सिर्फ बायलैटरली काम कर रहा है बल्कि उसमें चीन भी इन्वॉल्व हो रहा है। उसमें थोड़े बहुत कहें तो दुनिया के अन्य देश, जिसमें कि भारत भी शामिल है, भारत भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब रेक्स टिलरसन जो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, वो जब भारत आए थे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से उनकी बात हुई थी, तो सुषमा स्वराज से उन्होंने कहा था कि आप वहाँ अपने दूतावास बंद कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के भी दूतावास वहाँ रहे, हमारे मित्र देशों के दूतावास रहे। निश्चित तौर पर दबाव बनाने की राजनीति थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने कहा कि नहीं, हम दूतावास रखेंगे और रखना आपके हित में है, क्योंकि अगर ऐसी संकट की स्थिति हुई, क्योंकि आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो अगर संकट में स्थिति हुई कि हमें किसी तरीके से संदेश का आदान प्रदान करना हुआ तो हमारा दूतावास आपके काम आएगा। तो ऐसी स्थिति में दूतावास रहेगा और अमेरिका ने इस बात को माना और हमारा दूतावास है। और आप देख रहे होंगे कि जब वीके सिंह इस बातचीत की घोषणा के बाद एक बार हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, वो भी वहाँ गए थे नॉर्थ कोरिया और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ के लीडरशिप से बात की थी। हालांकि खुलकर नहीं बताया गया कि किस तरीके से बात हुई, लेकिन निश्चित तौर पे जो हमें पता चला कि बायलैटरल तो बात हुई, लेकिन अन्य मामलों पे भी भारत ने उनको प्रभावित करने की कोशिश की है। तो कहें कि ये जो पूरा माहौल अभी बना है, उस पूरे माहौल में अमेरिका पर भी एक दबाव है पूरी दुनिया का कि आप उस तरीके से इस पूरे इलाके में शांति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जैसा कि आपने मध्य पूर्व में आपके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने किया है। जिस तरह से इराक को तबाह किया गया, इराक और वो पूरा इलाका आज भी तबाही के कगार पे है। आज भी वहाँ आतंकवाद और चरमपंथ और रेडिकलाइजेशन जोरों पे है। जो लीबिया में हुआ, पूरा अफगानिस्तान से लेकर वो पूरा इलाका अभी है। लेकिन यह जो इलाका है, पूरा दक्षिण पूर्व एशिया का इलाका, पूर्व एशिया का इलाका, यह एशिया का इलाका काफ़ी प्रगतिशील है, तेज़ी से इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। उसमें ट्रंप पे यह दबाव है कि आप ऐसा कुछ ना करेंगे जिससे कि इस इलाके की स्थिति जो है वो
पश्चिमी एशिया जैसी स्थिति होगी, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो सुरक्षा का वादा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उस वादे पर काम करने का उन पर काफ़ी दबाव है और किम को इस बात का एहसास है, इसीलिए वो भी आगे आए हैं। और आप जब बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे थे मिस्टर किम और मिस्टर ट्रंप का, तो दोनों में लग रहा था कि एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा है, पीछे से बातें हुई है, चीन भी इसमें इन्वॉल्व है, सुरक्षा परिषद का सदस्य है, तो वह स्थिति नहीं बनेगी जिस तरह से पश्चिम एशिया की स्थिति हुई है। अमृता, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। एसडी मुनि का रुख करेंगे। सर, जैसा कि ये बात है कि अमेरिका पर भी दुनिया का दबाव है कि वो शांति वार्ता के लिए आगे बढ़े, तो अमेरिका जिसकी एकमात्र शर्त थी कि जो कोरियाई प्रायद्वीप है वो पूरी तरह से परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़े, क्योंकि उसका ये कहना है कि सिर्फ वो परमाणु हथियार बनाना बंद ना करे बल्कि इसे पूरी तरह से ख़त्म करे। क्या जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया के जो शासक हैं और उनका जो रवैया रहा है अभी तक, ये कितना आसान होगा, और अमेरिका जिसने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं उनमें ढील देना, यानी कि जो बीच का रास्ता निकलेगा उसमें अमेरिका कितना लचीला रुख अपनाएगा, इसको लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, कतई आसान नहीं है, आपने बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि तीन पहलू हैं, तीनों के तीनों जटिल हैं। सबसे बड़ा तो न्यूक्लियराइजेशन जो नॉर्थ कोरिया का है, उसमें अमेरिका का और नॉर्थ कोरिया के अपने जो ख्याल हैं, जो उनकी संरचना वो चाहते हैं, वो अलग अलग हैं। उसके साथ जापान भी उसमें इन्वॉल्व है, साउथ कोरिया भी उसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियराइजेशन सिर्फ नॉर्थ कोरिया का हो, नॉर्थ कोरिया चाहता है कि न्यूक्लियराइजेशन सारे क्षेत्र का हो, विशेष तौर से जापान और साउथ कोरिया में जहां बहुत सशक्त अमेरिकन फौजें बैठी हुई है उनको भी कम किया जाए। मैं समझता हूं इसके पीछे नॉर्थ कोरिया के ऊपर चीन का दबाव भी है, क्योंकि चीन के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि अमेरिकन फोर्सेस को इस क्षेत्र में कम किया जाए, उससे उनको ज़्यादा सहूलियत होगी। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को अपनी तरफ झुकाने में सफल होता है, शांति प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो चीन का प्रभाव भी नॉर्थ कोरिया पर कम होगा, जो अपने आप में एक सकारात्मक डेवलपमेंट माना जाना चाहिए। और उसके आखिर में सवाल ये है कि कितनी इकोनॉमिक असिस्टेंस नॉर्थ कोरिया को अमेरिका दे पाएगा। ढेरों सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनके 93% के करीब ट्रेड नहीं हो सकता है बाहर। यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शन लगाई है। अमेरिका क्या करेगा यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस को कम करने के लिए और आर्थिक मदद देने के लिए? ये सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे से कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। अगर एक कदम अमेरिका लेगा तो दूसरा कदम नॉर्थ कोरिया लेगा, तीसरा कदम फिर अमेरिका को लेना पड़ेगा। ये एक ही दिन में एक ही तख्त पर बैठकर सारी बातें हल नहीं होने वाली है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत सकारात्मक शुरुआत हुई है और हमें देखना है कि इस शुरुआत में ये जो जटिल प्रक्रिया है वो किस तरह आगे बढ़े। सबको उम्मीद करनी चाहिए कि इसका एक सकारात्मक परिणाम निकले आखिर में, और लोग कोशिश भी ये कर रहे हैं, सभी के हित हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो सुरक्षित रहे, स्थायी रहे और हमेशा विकासशील रहे। तो आशा ये करनी चाहिए कि जो शुरुआत हुई है वो आशान्मुखी है और सोचते हैं कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। बिल्कुल, इसके अच्छे परिणाम की उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है क्योंकि सभी की निगाहें इस पर हैं। अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपसे एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी कि अब चूंकि एक राउंड की वार्ता हो चुकी है, दूसरे राउंड की वार्ता होने वाली है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हो रही है। जो परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा है वो तो अहम है ही, इसके अलावा और भी ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जो इस वार्ता की टेबल पर दोनों नेता लाने की और उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो गिव एंड टेक क्या होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को यह समझ है, मुझे लगता है कि किम अपने पुराने शासकों से ज़्यादा समझदार हैं। उन्हें ये समझ है कि जिस हालात में अभी नॉर्थ कोरिया है और वहाँ की जनता भी जितना भी दबा कर रखें, कभी ना कभी जनता विद्रोह कर देती है। और साउथ कोरिया उनके बगल में है जहाँ पे एक रनिंग लोकतंत्र है, वहाँ के लोग अपनी बातें बोलते भी हैं, नॉर्थ कोरिया के लोग भी भाग कर जाते हैं उधर। तो नॉर्थ कोरिया की अभी जो सबसे एक डिन्यूक्लियराइजेशन को छोड़ दे तो इकोनॉमिक
असिस्टेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ही एक कहें कि पूरी ताकत उन्होंने केवल न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने में लगा दी है, और जो आम जनता की ज़िंदगी है, आम जनता के सवाल हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरतें काफ़ी हैं। और मुझे लगता है कि अमेरिका से इस मामले में वो चाहेंगे कि कॉन्सेशंस मिले, और अमेरिका भी इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा कड़ाई बरतने वाला है, क्योंकि जो अभी नॉर्थ कोरिया की स्थिति है बहुत ही वल्नरेबल है। अगर यहाँ पे समझौता नहीं हुआ तो उसके बाद ब्रेक कर सकती है चीज़ें, और ज़्यादा विस्फोटक हो सकती हैं। तो और नॉर्थ कोरिया के अंदर जो और ज़्यादा रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका उभार हो सकता है। आपको याद होगा कि इस बातचीत की शुरुआत के बाद जब शुरू होने की बात चली तो नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन ने अपने एक असिस्टेंट को हटाया, क्योंकि वो माने जाते थे कि वो ज़्यादा रेडिकल हैं। तो एक जो मध्यवर्ती ताकतें हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, उसको थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश होगी। और इसके अलावा दक्षिण कोरिया के साथ भी नॉर्थ कोरिया ने बात की। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणा की बात करने की तो दक्षिण कोरिया के साथ नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट की बात हुई, फिर चाइना के साथ बात हुई, और उसके बाद मुझे लगता है कि जापान के साथ भी किसी न किसी स्तर पे बात होगी, ताकि यह जो एक संदेह है नॉर्थ कोरिया के अंदर कि हमें घेर कर कहीं मारने दिया जाए, हमें उस संदेह को कम से कम दूर करने की कोशिश की जाएगी। और उम्मीद यही कि ये जो ऐतिहासिक वार्ता है, जो जिसकी एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसका अंजाम भी अच्छा हो और एक शांति की ओर दोनों देश आगे बढ़ें और पूरे एरिया की ओर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल मैक्सिस मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आज बुलाया है। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी सौदे के संबंध में चिदम्बरम से नए सवाल पूछना चाह रही है। इससे पहले 5 जून को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 6.5 घंटे तक पूछताछ की थी। एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एयरसेल मैक्सिस को एफटीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को किनारे कर दिया। उन पर यह आरोप है कि एयरसेल मैक्सिस डील में चिदम्बरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मानहानि के एक मामले में भिवंडी की अदालत में पेश हो सकते हैं। राहुल गांधी की ओर से पेश भिवंडी के फौजदारी वकील नारायण अय्यर के मुताबिक अदालत 2014 के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आरोप तय कर सकती है। मानहानि मामला 6 मार्च 2014 को एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ा गया। पिछले हफ्ते मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरुपम ने कहा कि राहुल गांधी करीब 11 बजे भिवंडी अदालत में पेश होंगे। 2 मई को अदालत ने गांधी से 12 जून को उसके सामने पेश होने को कहा था। आरएसएस के एक कार्यकर्ता राजेश कुंते ने भिवंडी में 2014 में दिए राहुल के भाषण को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। कुंते ने यह कहा था कि राहुल गांधी के बयान से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। भारत ने सोमवार को यह कहा है कि ब्रिटेन को अन्य देशों के वांछित अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं समझ जाना चाहिए। वहीं ब्रिटेन ने भगोड़े भारतीय जौहरी नीरव मोदी के अपने देश में होने की पुष्टि की है। ब्रिटेन के आतंकवाद रोधी विभाग की मंत्री बैरोन्स विलियम्स को भारत का ये स्पष्ट संदेश केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में एक बैठक के दौरान दिया। गृह मंत्रालय ने बयान में ये कहा है कि रिजिजू ने बैठक में भारत में वांछित नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़े के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ब्रिटेन को अन्य देश में वांछित अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं समझा जाना चाहिए। ब्रिटेन ने भारत को किसी भी भगोड़े को कानून के कटघरे में लाने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। खबरों के मुताबिक नीरव मोदी ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेने की कोशिश में है। नीरव मोदी और विजय माल्या और जो इंडियन कोर्ट के माध्यम से इंडिया में वांटेड है या इंडिया का एजेंसी के माध्यम से वांटेड जो भी है, उसको एक्स्ट्राडिशन करने में यूके का और यूके सरकार का समर्थन चाहिए। तो वो समर्थन देने के लिए वो पूरा राज़ी हैं और वो समर्थन दे भी रहा है। और बाकी तो वहाँ कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, लेकिन कोर्ट में हियरिंग चलते हुए भी वहाँ के सरकार से भी सहयोग चाहिए, इसलिए इसके लिए हमने बातचीत किया। और सीबीआई ने भगोड़ा आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। दोनों 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के पीएनबी घोटाले में आरोपी हैं। सीबीआई ने इस बारे में इंटरपोल को चिट्ठी लिखी है।
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जनवरी के पहले सप्ताह में ही देश छोड़कर भागे हुए हैं। एजेंसी ने 14 मई को नीरव मोदी के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कड़ी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ नक्सली हमले की धमकी के बाद यह फैसला किया गया। नक्सलियों की चिट्ठी सामने आने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा और आईबी के निदेशक राजीव जैन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा की गई। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। दरअसल गृह मंत्रालय को महाराष्ट्र पुलिस से एक रिपोर्ट मिली। इसमें प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों के बीच हुए पत्र व्यवहार की जानकारी दी गई। पुणे पुलिस ने बीते बुधवार को प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी से कथित रूप से संबंध रखने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का यह दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक रोना विल्सन के दिल्ली वाले घर से उन्हें एक पत्र मिला। इसमें प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। ये पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। सरकार सभी तबकों तक बेहतर इलाज के लिए एमबीबीएस की सीटों में इजाफा करने जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 4 साल उपलब्धियां बताते हुए कल ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। अमृत के तहत देश भर में 134 स्टोर खोले गए, जिसमें 67 लाख से ज्यादा मरीजों की 346 करोड़ से ज्यादा की बचत हुई। साथ ही डायलिसिस प्रोग्राम के तहत भी 2,38,000 लोगों को फायदा मिला। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष समेत दूसरी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है। जेपी नड्डा ने कहा कि 15,000 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं और कई नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं में गुणवत्ता के लिए सरकार की कोशिश अगले संसद सत्र में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास करवाने की होगी। आयुष्मान भारत के तहत केंद्र सरकार आने वाले 14 जून को कई राज्यों के साथ एमओयू करेगी। आयुष्मान भारत के तहत करीब 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। 58 अब मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसमें से 57 की अप्रूवल दे दी गई है। 24 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम 2400 एमबीबीएस सीट्स और आने वाले समय में बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश है कि पीजी और यूजी सीट्स लगभग एक बराबर पर आए, एक टोन पर आए, और ताकि हर एमबीबीएस के बच्चे को पीजी करने का भी मौका मिल सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिना विपक्ष लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत से उनका मतलब कांग्रेस पार्टी को खत्म करने से नहीं है। अमित शाह ने कहा कि इसका मतलब कांग्रेस की गलत नीतियों और संस्कृति से मुक्ति है। रमन सिंह ने कामकाज की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल से बीजेपी की सरकार है और प्रदेश के लोग फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में 90 में से 65 सीटों पर जीत हासिल कर चौथी बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। अमित शाह ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने में बीमारू राज्य का तमगा लगा था, जो कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से था, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य के दायरे से बाहर आ गया है। मैंने जो माहौल कल देखा है, पहले भी मैं छत्तीसगढ़ आया हूं, मगर कल जो माहौल देखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि मिशन 65 सफल होने वाला मिशन होना निश्चित है। चौथी बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत से हमारा मतलब कांग्रेस कल्चर से, विपक्ष बगैर का लोकतंत्र संभव ही नहीं, अपने आप को इमर्ज होकर आएगा। और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्रियों का सम्मेलन सूरजकुंड में आयोजित किया जा रहा है। 14 और 15 जून को इस सम्मेलन में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, आरएसएस के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल, आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी और बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल के हिस्सा लेने की उम्मीद है। संघ के सूत्रों के मुताबिक इस सम्मेलन में सभी राज्यों के 70 से ज्यादा संगठन मंत्री हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें बीजेपी की 2019 के चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर बातचीत होगी और एकजुट विपक्ष और उससे मिल रही संभावित चुनौतियों पर भी
मंथन होगा। ये भी बताया जा रहा है कि बाद में प्रधानमंत्री भी इस संगठन मंत्रियों की मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुलाकात सूरजकुंड की बजाय उनके आवास पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अदालत परिसर की पुलिस सुरक्षा चौकी में तैनात 2 पुलिसकर्मी आतंकवादी हमले में शहीद हो गए और 3 पुलिस जवान घायल हुए। हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आज तड़के 3 बजे आतंकियों ने अनंतनाग के सदर इलाके में सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया। इसमें 10 जवानों को मामूली चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर देश भर के मौसम के हाल पर।